हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास में है और आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इस चीज को हेल्प करने के लिए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज, जिसमें हम लोग एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें मैंने एक चैप्टर कवर करवा दिया है आपको, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जिसने भी वो नहीं पढ़ा है वो जाके मेरी प्लेलिस्ट को चेक करे और वहां से वो पढ़ ले। और बाकी आज हम करेंगे कवर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 2 है, economics का। Okay, and this is presented by me. So yes, let's start. What is an economy? Economy क्या होता है? सबसे पहले एन इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब होता है और उसके बाद जब उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जब तक वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं चला जाता, तो ये सभी चीजों को हम इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं। एन इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और इन्हीं सब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रुप किया है। इन्हीं सेक्टर्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो आता है वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी, आप लोगों की क्लासेस भी प्राइमरी होती है। किसी भी चीज की शुरुआत होने के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी होता है। तो प्रोडक्शन में जब शुरुआत होती है तो जो भी शुरुआती तौर पे चीजें यूज होती है, दैट इज रॉ मटेरियल। तो जहां पे भी रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को अगर हमें पढ़ना है तो हम कह सकते हैं कि यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, ये सभी चीजें जो है ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फोटोज भी इंक्लूड किए हैं। देखो, ये है एग्रीकल्चर, ये है फिशिंग और ये है माइनिंग। इवन माइनिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल से एक बार काम कर लेते हो तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है? उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कॉटन आया, कॉटन को आप एज इट इज तो नहीं पहन सकते हैं, आपको उसको वीव करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो बाद में रॉ मटेरियल से फुल प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम। ठीक है, तो प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड गुड्स में। कहाँ पे किया जाएगा? फैक्ट्रीज में किया जाएगा, इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। तो ये जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है ये किस में आ जाता है? ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, अगेन दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर? क्योंकि बेसिक सी बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल को ये क्या कर रहा है? ये फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, लेट्स मूव टू अनदर सेक्टर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जब रॉ मटेरियल आया, उससे फिनिश गुड बन गया, और फिनिश गुड बनने के बाद क्या हम लोग फैक्ट्रीज में खरीदने जाते हैं? नहीं, हम लोगों के पास वो चीजें आती है। तो वो चीजें आती कैसे है? सर्विसेज से। सर्विसेज से जब वो चीजें आती है तो बेसिकली वो क्या इंक्लूड करता है? टर्शरी सेक्टर, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिनिश गुड को जब लोगों तक पहुंचाया जाता है, वहां पे जितनी भी चीजें लगती है वो सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। तो इट प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट अदर सेक्टर, है ना। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारी जो चीजें हैं ये टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, अब इसी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। यहाँ पे मैंने देखो कुछ फोटोज इंक्लूड की है। यहाँ पे देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये बैंकिंग है, ये एजुकेशन है। ओके, अब हम तीनों सेक्टर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी सेक्टर की, जिसमें किसकी बात की थी? कि वहां पे नेचुरल गुड्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर की बात की थी, जिसमें हमने क्या बोला कि ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोसेस हो जाता है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, और अगला है टर्शरी सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंपैरिजन है बिटवीन दिस थ्री सेक्टर्स। अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है, उसकी डेफिनेशन भी हमें लर्न होनी चाहिए। ओके, तो जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्रीज में, है ना, बाहर नहीं, कंट्री के अंदर कितना गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स, कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस हुआ है ना, मतलब टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके,
तो बेसिकली ये क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि हम पता लगा पाए कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है। ओके, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर। यस, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ चीजें बदलती जा रही है। पहले जो था, इंडिया की मेजर इकोनॉमी जो थी वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, है ना, यानी कि एग्रीकल्चर पे, फिशिंग में, डेयरी में, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है, विथ टाइम अब चीजें इवॉल्व हो रही है और अब हम लोगों के यहाँ पे टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। टर्शरी सेक्टर मतलब बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो अभी ये इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पैटर्न कैसा होता है वो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल स्टिल वर्क इन एग्रीकल्चर। अभी भी इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड अनदर थिंग इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? just imagine कि you are a PhD holder and you are working as a peon, so your all skill, your knowledge is not come into use, right? मतलब आप जितने भी आपकी क्रेडिबिलिटी है, जितने भी आपकी स्किल्स है, जब आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हो, नाउ दैट थिंग इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, जस्ट इमेजिन कि खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा लोग है वो क्या है? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। कि मतलब उनकी जरूरत नहीं है, वो स्टिल काम कर रहे हैं और फालतू में जो वैल्यू है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम अगला देखते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो डिफरेंस है वो काफी हद तक पूछा जा सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है 100%, ठीक है। तो ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो। दूसरा, जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिले। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? पेंशन हो गई, है ना, मैटरनिटी लीव हो गया, पेंशन हो गई, मैटरनिटी लीव हो गया, ये सारी चीजें जॉब सिक्योरिटी अगर आपको मिलती है। उसके अलावा फिक्स वर्किंग आ रहा है ना, आपको ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता है, आपका जितना वर्किंग आ रहा है उसी में आपको काम करना है। तो ये सारी चीजें जहां पे भी देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और बिग फैक्ट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। ओके, दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी ऐसी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। लो वेजेस रहते हैं, है ना, मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, और उसके अलावा इरेगुलर वर्क कंडीशन रहती है ना, मतलब काम मिल भी सकता है और काम नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया डेली वेज लेबरर, है ना, मतलब जो डेली बेसिस पे काम करते हैं वो लोग, और उसके अलावा स्मॉल फार्मर्स जो दूसरों के फार्म पे जाके काम करते हैं। ओके, नाउ अदर थिंग इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यानी कि वो इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ओन्ड हो, है ना, यानी कि वो फैक्ट्रीज, वो चीजें जो गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है, उसको हम पब्लिक सेक्टर में काउंट करते हैं। जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये देखो, इंडियन रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, ये दोनों ही क्या है? ये पब्लिक सेक्टर में आता है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर में चीजें बनाई की जाती है ताकि पब्लिक वेलफेयर में इसका काम हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ये जो है ये ओन बाय इंडिविजुअल होता है, मतलब इसको इंडिविजुअल ओन करते हैं, जैसे कि टाटा हो गए, अंबानी हो गए, ये सभी लोग क्या है? ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल है और ये प्राइवेट सेक्टर के होल्डर है, ठीक है। ये इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, है ना, कि उनको प्रॉफिट बनाना है, बस यही इनका एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया रिलायंस। रिलायंस जो है वो अंबानी की कंपनी है, एज वी ऑल नो। टाटा, टाटा जो है वो टाटा की कंपनी है, ठीक है। तो ये अगेन प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमजी नरेगा 2005। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेसिकली ये जो एक्ट है ये राइट टू वर्क को प्रमोट करता है, कि हर किसी को काम करने का अधिकार है, ठीक है। तो राइट टू वर्क एक्ट के अंदर हमने ये एमजी नरेगा 2005 को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उनको ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है। और उसके अलावा इसका मेन एम जो है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। ओके, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इंडिया में है उसको रिड्यूस करना इसका मेन एम है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बोर्ड्स में आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट,
अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कुछ की प्रॉब्लम समझ में आई है कि की प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे पास यूथ के पास स्किल्स बहुत है पर हमारी स्किल्स का कोई प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि प्रमोट करो इंडस्ट्रीज को, है ना, सर्विसेज को प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा, और एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो ताकि लोगों तक अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो दिस विल बी द मेजर सॉल्यूशन। नाउ समरी, अगर मुझे 3 पॉइंट्स में इसको आपको समझाना है या रिवाइज करवाना है तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी है 3 सेक्टर। हमने 3 सेक्टर पढ़े, कौन कौन से? प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये तीनों पढ़े हैं। ओके, इसके बाद सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग फास्ट। अभी अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हर एक चीज में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।